Welcome students in this new video. In this video, we will study about some tools of recombinant DNA technology. अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करने के काम आते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स जो कि नए डीएनए स्ट्रैंड्स को फॉर्म करने के काम आते हैं, लाइगेसेस जो कि कट एंड्स को ज्वाइन करने के काम आते हैं, वेक्टर्स जो कि किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं, और होस्ट जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी होस्ट के अंदर ही हम वेक्टर्स को पहुंचाते हैं और फिर होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखने को मतलब प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 1963 में साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क कर रहे थे कि कैसे जो बैक्टीरियोफेज है वह ई कोलाई के अंदर नहीं आ पा रहा है, या बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को ई कोलाई के अंदर कैसे रिस्ट्रिक्ट करने में ई कोलाई को मदद मिल रही है। यानी ई कोलाई जो बैक्टीरियम है उसके सरफेस पर कोई बैक्टीरियोफेज अटैच होता है, उसके बाद फिर वो एंट्री लेता है। एंट्री लेने के समय क्या होता है, इसका डीएनए अंदर इंजेक्ट होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो साइंटिस्ट ने ये देखा कि वो डीएनए जो था वह ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा था, यानी जो बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ है वह रिस्ट्रिक्ट हो रही थी, वह नहीं हो पा रही थी। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण उन्होंने देखा कि दो कारण थे। पहला, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो मिथाइलेट हो रहा था, यानी मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड हो रहा था डीएनए में, जिसकी वजह से वो डीएनए फंक्शनल नहीं हो पा रहा था। दूसरा तरीका उन्होंने ये देखा कि डीएनए कट हो रहा था। तो ऐसे एंजाइम्स थे ई कोलाई के पास ऐसे एंजाइम्स थे जो कि या तो डीएनए को मिथाइलेट कर रहे थे, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे थे, या डीएनए को कट कर रहे थे। अंडरस्टैंड? और जो ये दूसरी कैटेगरी थी एंजाइम्स की, इन्हें हमने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम इनको एंडोन्यूक्लियस इसलिए कहते हैं बिकॉज जो डीएनए होता है हमारा काफ़ी लंबा होता है। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए के अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, जिनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। सपोज ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ मिला उसको, एंडोन्यूक्लियस को, तो वो इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ही कट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। ठीक है ना? सपोज ये एक और रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिला उसको, किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो वो इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे अपना एक्शन करेगा। तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आप देखोगे कि जो डीएनए है हमारा वह अलग अलग लेंथ में कट हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट से कट होगा। क्या ये डीएनए टर्मिनल एंड से कट हुआ है? क्या ये टर्मिनल एंड से कट हो रहा है? आंसर इज नो, ये टर्मिनल एंड से कट नहीं हो रहा है। ये कहाँ से कट हो रहा है? फ्रॉम बिटवीन, यानी बीच में कहीं से ये कट हो रहा है ना? ये साइड से कट नहीं हो रहा है, टर्मिनल एंड से कट नहीं हो रहा है। अगर ये टर्मिनल एंड से कट होता है डीएनए, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो टर्मिनल एंड से एक एक करके निकलते हैं, तो उसको, उस एक्टिविटी को आप क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बच्चों, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि आपको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी को मैंने समझाया है अलग से। तो मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो उन एंजाइम्स को कहा गया एंडोन्यूक्लियस। तो जो पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वह HIND2 था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के डी स्ट्रेन से आइसोलेट किया जाने वाला HIND2, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated। तो HIND2 क्या करता था? किसी एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करता था। हमारा जो डबल, जिसे हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वह रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता था, यानी वह सीक्वेंस होता था जिसे ये आइडेंटिफाई करता था, पहचानता था, और वहीं पर ये कट लगाता था डीएनए में। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में और करेक्टराइजेशन के बारे में 5 साल बाद पता चल पाया। सो इट वॉज फाउंड दैट HIND2
always cut DNA molecule at a particular point recognizing a specific sequence of 6 base pairs। तो 6 base pairs का एक specific sequence है जिसको ये हमेशा रीड करता है और वहीं पर ये अपना काम करता है, वहीं पर ये कटिंग करता है डीएनए की। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पहचान का सीक्वेंस, यानी डीएनए की पहचान करता है एक जगह पर और वहीं पर ये कट लगाता है। ठीक है ना। आज हम HIND2 के अलावा बहुत सारे और दूसरे एंजाइम्स को फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आज हम जानते हैं, जिनको लगभग 230 स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया है। यानी बैक्टीरिया जो हैं उनके लगभग 230 स्ट्रेन्स से हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आज फाइंड आउट कर लिया है, जो कि अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की पहचान करके डीएनए को काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सा होता है जो HIND2 का होता है। तो HIND2 क्या करता है, इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस थोड़ा सा आप देखिए कैसे होते हैं। सपोज ये डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है ना। 5 प्राइम एंड से आगे चलेंगे तो अगर कहीं पर GT पायरिमिडीन प्यूरिन AC, ठीक है ना, और फिर आगे चलें तो 3 प्राइम एंड। तो इस तरह का अगर सीक्वेंस कहीं डीएनए में प्रेजेंट है, GT देन फिर पायरिमिडीन कोई और फिर आगे कोई प्यूरिन और फिर A और C, तो ऐसे सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और फिर कट कहाँ लगाता है, बिटवीन द पायरिमिडीन एंड प्यूरिन, फ्रॉम द 5 प्राइम डायरेक्शन टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पर कट लगा देगा ये और इस तरह से डीएनए हमारा अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये HIND2 वर्क करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सीक्वेंस बता दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे आपको बताया गया है कि जो नाम दिए जाते हैं इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, वो कैसे दिए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो नाम होते हैं वह एक कन्वेंशन के तरीके से, यानी स्पेसिफिक तरीके से दिए जाते हैं। जैसे जो पहला नाम है, द फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे ई कोलाई, ठीक है ना, ईस्चेरिचिया कोलाई। तो ईस्चेरिचिया कोलाई तो हो गया हमारे जो बैक्टीरियम है उसका नाम हो गया। उसके बाद RY13 जो है वो स्ट्रेन है, तो R आ गया यहाँ पर स्ट्रेन के नाम से। और फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये पहला एंजाइम है जो कि स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया, ठीक है ना। तो इन EcoR1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन एंड द रोमन नंबर्स following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria। तो EcoR1 जो है वो पहला एंजाइम था जिसको इस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था और फिर वो ये देखा गया बाद में कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह वर्क करता है, EcoR1। तो हम सब जानते ही हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वह जो न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से कट करते हैं, एंड से निकालना स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल पॉइंट से। यानी डीएनए है सपोज ये, तो ये न्यूक्लियोटाइड हमारे हैं और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सपोज, तो यहाँ से धीरे धीरे करके वह एक एक करके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे टर्मिनल एंड से, ठीक है ना। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं दे मे कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए, यानी डीएनए ये है सपोज, तो अंदर कहीं कट लगाएंगे वो, तो वो एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। और वो जगह भी एकदम स्पेसिफिक होती हैं, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की पहचान करने के बाद ही कट लगता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, यानी पूरे डीएनए की वो इंस्पेक्शन करता है एंडोन्यूक्लियस। और जहाँ कहीं सपोज ये एंडोन्यूक्लियस आ रहा है हमारा, ठीक है ना, ये एंजाइम है, तो इस डीएनए के अंदर वो ऊपर वो घूमेगा और जहाँ भी उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा उस जगह पर पर्टिकुलर पोजीशन पर वो कट लगा देगा। तो इससे क्या होगा, डीएनए हमारा 2 पीसीज में कट जाएगा। तो once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of double helix at specific points in the sugar phosphate backbone। तो इस तरह से जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं उन्हें तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करने का काम ये करेगा। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA।
तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं जो सपोज 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम रीड कर रहे हैं तो भी उनका मीनिंग वही होगा एक स्टैंड में, और दूसरे स्टैंड में भी अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसको रीड करें तो उसका मीनिंग एक ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, तो यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है आपके सामने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस फिगर में आपको बताया गया है कि जो इको R1 है वो काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इको R1 क्या करता है, वेक्टर DNA और फॉरेन DNA, ठीक है। तो देखो 2 DNA हैं हमारे और हमें इन दोनों DNA को इको R1 से हमने कट करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सपोज हमारे सामने वेक्टर DNA है, तो इसको आपने इको R1 से कट किया, और फॉरेन DNA जिसमें से हमको जीन चाहिए उसको भी हमने इको R1 से कट किया। तो देखिए कहाँ कट करता है इको R1, GAATTC 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, तो G और A के बीच में कट लगाता है। तो देखो यहाँ G और A के बीच में वो कट लगा देगा। और फिर दूसरे अगर आप फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरे स्टैंड को रीड करेंगे तो वो यहाँ से हो जाएगा। तो कट कहाँ लग रहा है, G और A के बीच में, ठीक है ना। ऐसे ही आप फॉरेन DNA में देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कट कहाँ लगा, G और A के बीच में। और ये एरो जो है मैं यहाँ लगाऊंगा, ये एरो बुक में जो यहाँ लग रहा है मैं इसको हटा के यहाँ लगाता हूँ। तो G और A के बीच में देखो दूसरे स्टैंड में यहाँ कट लग गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से कट लग गए। उसके बाद फिर आप देखो कैसे एंड्स बनते हैं, स्टिकी एंड्स बनते हैं। स्टिकी एंड किसे कहते हैं, देखो ये एंड इधर से सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंडेड है, AATT, ठीक है। ये AATT वाला जो पार्ट है यह आगे चल के दूसरे वाले DNA के साथ ज्वाइन कर सकता है, उसके स्टिकी एंड से ज्वाइन कर सकता है। कारण क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, बिकॉज इनको एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है। जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर DNA को और फॉरेन DNA को कट करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेंगे स्टिकी एंड्स। तो AATT कैन बाइंड विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, बिकॉज ये पैलिंड्रोमिक था तभी तो हमें ऐसे स्टिकी एंड्स मिले। तो यहाँ पर आप देखिए बाइंडिंग हो जाएगी, और बाइंडिंग होने से फिर होगा क्या, द DNA फ्रेगमेंट्स विल जॉइन एट द स्टिकी एंड्स बिकॉज T विल बाइंड विथ A। यहाँ पर ध्यान से देखो T किसके साथ जुड़ेगा, A के साथ। ये वाला T किसके साथ जुड़ेगा, इस A के साथ। ये वाला A किसके साथ जुड़ेगा, इस T के साथ। और ये वाला A किसके साथ जुड़ सकता है, इस वाले T के साथ। तो अगर ये दोनों DNA पास पास आ गए, ठीक है ना, ये देखो तुम्हारे सामने स्टिकी एंड है और ये दूसरा स्टिकी एंड है। तो अगर ये DNA पास पास आ गए तो क्या होगा, आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए इन्हें स्टिकी एंड्स बोलते हैं। और फिर हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा बन जाएगा। यानी सपोज यहाँ देखो हमारा ये प्लाज्मिड है सपोज, और ये हमारा फॉरेन DNA है। तो हमने अगर इनको कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो यहाँ भी स्टिकी एंड्स आ जाएंगे और यहाँ भी इसमें भी स्टिकी एंड्स आ जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, प्लाज्मिड के साथ हम फॉरेन DNA जोड़ पाएंगे और फिर ये हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। तो पैलिंड्रोम्स के बारे में देखो आपको यहाँ बताया गया है। जैसे मलयालम वर्ड है, ये पैलिंड्रोम है। इसको आप आगे से पढ़िए या आप पीछे से पढ़िए, एक ही मतलब आएगा, मलयालम, है ना। तो उसी प्रकार से DNA में आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को देख सकते हैं। A word palindrome where the same word is read in both directions. The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when the orientation of reading is kept the same. Suppose यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप पढ़िए तो GAATTC आता है, और फिर से आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरे स्टैंड में पढ़ें तो GAATTC आता है। तो ये कैसा है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके सामने होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, DNA को कट करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से थोड़ा सा अवे। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं।
और स्टिकी एंड्स के बनने से क्या होता है कि जब ये स्टिकी एंड्स यानी सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स के पास आ जाते हैं तो फिर बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो आती है. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This stickiness of the ends facilitates the action of enzyme DNA ligase. तो होता क्या है कि जब स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ने लगते हैं तो फिर डीएनए लाइगेस उनको फाइनली जोड़ने का काम करता है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में फिर डीएनए लाइगेस अपना काम करता है और फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस दोबारा से रिवाइव हो जाते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है बिकॉज इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में मदद मिलती है. अलग अलग डीएनए सोर्सेस डीएनए को लेकर के अलग अलग सोर्सेस से हम ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं. तो व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी आपने एक फॉरेन डीएनए लिया और एक प्लाज्मिड लिया. प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है, क्योंकि जो होस्ट में डाला जाएगा, इस प्लाज्मिड को ही होस्ट में डाला जाएगा और होस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. तो जब प्लाज्मिड को और फॉरेन डीएनए को आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तब क्या होगा? तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी कट्स आ गए और यहाँ पर भी कट्स आ गए कि नहीं. अब क्या होगा? जो स्टिकी एंड्स होंगे जब ये आपस में ज्वाइन किए जाएंगे तो स्टिकी एंड्स जो होंगे वो यहाँ पर देखिए ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए. तो जो स्टिकी एंड्स थे वो आपस में जुड़ गए, लाइगेसेस इसमें हेल्प करेंगे और फिर क्या होगा? आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से दिखाता हूँ. तो मेरे पास ये फॉरेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं बिकॉज इनको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया था. यहाँ वाले स्टेप में आप देखेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद जब इनको साथ में रखा गया और डीएनए लाइगेसेस को भी ऐड किया गया तब आप देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम किसी होस्ट के अंदर जैसे कि ई कोलाई उसके अंदर भेज देते हैं तो क्या होगा? देखो ये रहा हमारा ई कोलाई का ये रहा न्यूक्लियोइड और उसके बाद फिर हमने छोटा सा प्लाज्मिड अपना उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया. ये प्लाज्मिड कैसा था? रिकॉम्बिनेंट था. तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर दे देता हूँ. यहाँ पर देखो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसमें ब्लू कलर दे दिया है मैंने फॉरेन जीन को. तो जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ई कोलाई के अंदर आ गया तो ई कोलाई का फिर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ई कोलाई वो कंपाउंड्स फॉर्म करेगा या वो मेटाबोलाइट्स फॉर्म करेगा जो कि अभी तक वो फॉर्म नहीं करता था बिकॉज उसके पास अभी वो फॉरेन जीन नहीं था. अब उसके पास वो फॉरेन जीन आ गया है तो वो ऐसे मेटाबोलाइट्स फॉर्म करेगा जो कि डिफरेंट होंगे और इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे कि वो बदल गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है बिकॉज उसके अंदर कौन आ गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जब ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल जैसे कि ई कोलाई बार बार डिवाइड करेगा तो आप क्या देखोगे? तो आप ये देखोगे जैसे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, सपोज ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी कॉपी बनती चली जाएंगी, यानी नए ई कोलाई में भी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा. मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी प्लाज्मिड है, यहाँ पर भी प्लाज्मिड है, यहाँ पर भी प्लाज्मिड है. अंडरस्टैंड? तो इसकी कॉपी बनेगी और फिर देखो यहाँ पर फिर दो बन गए बैक्टीरियम, दो और बन गए, यहाँ दो बन गए. तो क्या ये प्लाज्मिड भी कॉपी हो रहा है साथ साथ में? बिल्कुल प्लाज्मिड भी कॉपी हो रहा है. तो क्या प्लाज्मिड की कॉपीज बनती चली जा रही हैं? हाँ. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्लोनिंग. क्या हमारा जो जीन था जो कि स्टार्टिंग में एक प्लाज्मिड के पास था बस, ठीक है, जब वो होस्ट में गया तो फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती चली जा रही है ना. यहाँ देखो हमारे उस जीन की 4 कॉपीज प्रेजेंट हैं. तो जैसे जैसे बाइनरी फिजन होता चला जाएगा क्लोनिंग होती चली जाएगी और इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और उनका आगे चल के यूज़ ले सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आपने लास्ट लाइन का और ध्यान रखना है. यू मे हैव रियलाइज्ड हियर दैट नॉर्मली unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको अगर recombinant DNA molecule बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वेक्टर को और सोर्स डीएनए को यानी जो फॉरेन डीएनए है उन दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन यानी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा और तब जा कर के आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा. तो ये डायग्राम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर 11.2.
तो स्टूडेंट्स थैंक यू। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस।